क्या रहता है TIR, ऑप्टिकल फाइबर हो गया था। देखो एक और TIR की एक एप्लीकेशन की तरह ही अपने पास, और वो है राइट एंगल प्रिज्म। वो जो राइट एंगल प्रिज्म है अपने पास, उससे कैसे इमेज फॉर्म करते हैं ना, राइट एंगल प्रिज्म। ये जो है अपने पास राइट एंगल प्रिज्म किसका बना हुआ है अपने पास, ग्लास का। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 41 डिग्री के आसपास है, कि हम ग्लास यूज कर रहे हैं, है ना। सॉरी, उसका क्रिटिकल एंगल कितना है अपना, 41 डिग्री के आसपास। अगर अपन ने क्या लिया कि कोई भी एक परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री प्रिज्म है कि, और ये बाकी दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे, 45 45। अब हमने क्या करा है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। अब मेरे को ये बताना है इसकी इमेज किधर बनेगी। ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी क्या फॉर्म करनी है हमें, इमेज। अब अगर इसकी इमेज फॉर्म करनी है ए बी की, तो हमने क्या करा, ये जो ए बी है, यहां से एक पैरेलल लाइट इंसिडेंट करी। तो पहले इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई, तो इस सरफेस पे कितने एंगल पे इंसिडेंट होगी, 90, है ना, 90 पे। पर एंगल लेंगे अगर साइन आई, आई की वैल्यू कितनी लेंगे, 0, क्योंकि एंगल बनाते हैं नॉर्मल से। कहां से एंगल बनता है, तो इसका नॉर्मल से बनने वाला एंगल कितना है, 0। मतलब लाइट 0 पे इंसिडेंट हुई, इसलिए बिना किसी डेविएशन के कैसे निकल जाएगी, स्ट्रेट। फिर यहां पहुंची सेकंड वाली सरफेस पे, तो मैंने यहाँ सेकंड वाली सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल। अब सेकंड वाले सरफेस में ये एंगल कितना है, तो ये वाला कितना बनेगा, अरे ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 45 है, ये 90 है, तो ये वहां भी क्या बनेगा, 45। ये 45 है, तो ये भी कितना आया, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया, 45। और क्रिटिकल एंगल कितना है, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, तो कल हमने पढ़ा क्या होता है फिर लाइट का, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, TIR, जितने एंगल पे लाइट आई उतने एंगल पे वापस क्या हो जाएगी अपने पास, रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्ट कर दिया अपन ने, और सीधी निकल जाएगी यहाँ से। ऐसे ही जो लाइट इधर से गई, वो भी कितने एंगल पे इंसिडेंट हुई होगी, 45, उसका भी TIR हो गया। तो ये यहाँ पे जाके क्या फॉर्म कर रही है, इमेज। ये अब इमेज ऐसी बन गया, इसका नाम रख दिया अपन ने ए डैश। तो ये जो इमेज है अपने पास, ये इमेज कितने एंगल पे बेंड होगी, 90 डिग्री पे। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितने एंगल पे बेंड होगी, पर ये जो इसमें रेज मिली अपन को, जितनी भी रे यहां से चली थी, सबका TIR हो गया। तो इसका मतलब इसमें जो इमेज मिलती है वो मिलती है अपन को शार्प एंड ब्राइट, ठीक है ना। क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि आपको एक ऑब्जेक्ट प्रिज्म का यूज करके उसकी 90 डिग्री पर इमेज फॉर्म करनी है, तो डायग्रामिकली शो करो। आए हुए क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूँ। तो हमको क्या करना है, ये वाला डायग्राम बना के आना है, मतलब ठीक है ना। यहाँ हो सकता है जैसे मैंने स्टार्टिंग में था ना, प्रिज्म दे दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, और हमसे क्या बोलेंगे, इसकी इमेज फॉर्म करके बताओ। ठीक है, तो हम इसकी इमेज फॉर्म करते हैं। एक तो ये पैटर्न हो गया अपने पास। ऐसा एक डायग्राम और है इसमें, कि अगर मैं प्रिज्म को ऐसे रख दूं, इस तरह से, तो है अपने पास ये वाला एंगल कितना, 90। ये दोनों एंगल कितने कितने के वापस, 45। और एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको यहां रख दिया। अब हमें इस ऑब्जेक्ट की क्या फॉर्म करनी है, इमेज। तो वापस वही, एक रह गई सीधी, यहां से तो बिना डेविएशन स्ट्रेट निकल गई। इस सरफेस पे कितने एंगल पे इंसिडेंट होगी, 45। तो वापस क्या हो जाएगा इसका, TIR, तो ये आ जाएगी इधर।
फिर जब यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो कितने एंगल पे होगी वापस 45, फिर TIR होगा, TIR करके वापस बाहर आ जाएगी। फिर जो रे इधर से गई उसमें भी सेम यही कंडीशन हो जाएगी। इस तरह से रे जा रही है अपने पास और TIR करके वापस कहाँ निकल जाएगी, बाहर। तो देखो ध्यान से, ये वाला जो पार्ट में ऐसा हो जाएगा, ये हो गया बी डैश, इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, तो इसमें भी हमने TIR के थ्रू क्या बनाया, इमेज। पर ये इमेज कितने एंगल पे बेंट हो गई, ये 90 है, 180। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करनी है इन्वर्टेड बाय यूजिंग प्रिज्म, है ना, कि बाय यूजिंग राइट एंगल प्रिज्म, है ना, शो द डायग्रामिकली इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैसा हो जाए अपने पास, इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड मतलब जस्ट उल्टा करना है, तो ये वाला डायग्राम है। तो ये दोनों डायग्राम अच्छे से याद रखने अपन को, क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत बार इसमें, जब TIR का क्वेश्चन आया होगा ना तो इसमें आ चुका है, इसलिए थोड़ा ध्यान से अपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास राइट एंगल प्रिज्म के बारे में। तो ये हमने कल पढ़ा था TIR, है ना, और TIR के बाद इसकी क्या देख लिया अपन ने, एप्लीकेशन। अब TIR के बाद है अपने पास, और वो है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। अभी आज जो ये वाला एक और टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो अच्छे से प्रिपेयर करना ये दोनों टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। कि कर्व्ड सरफेस जो है उससे कैसे रिफ्रैक्शन होगा, उसमें अपन एक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे जिसको रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बोल देते हैं, है ना, उसको बोल देते हैं अपन रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो कैसे अपने पास, कि माना अपन ने एक कर्व्ड सरफेस ली, इस शेप की ले लेते हैं। अब इसके दोनों साइड मीडियम कैसा होगा, अलग अलग, दोनों साइड मीडियम डिफरेंट होगा अपने पास। तो हमने क्या लिया, ये एक सरफेस ली, इसका नाम हो गया मान लो APB, और P से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन ये होगी इसकी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया μ1, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले लिया अपन ने, μ2। अभी हाल फिलहाल ले रहे अपन μ2 बड़ा है किससे, μ1, ठीक है, μ2 ग्रेटर देन क्या है, μ1। अब वापस वही रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे अपने पास, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब हमने मिरर पढ़ा था तो अपर्चर कैसा लिया था, छोटा। अपर्चर कैसा लेते हैं, बहुत छोटा। तो अभी भी इसमें भी थोड़े बहुत अजम्पशंस वही के वही है, कि आपको अभी जो सरफेस हमने ली है उसका अपर्चर आपको स्मॉल लेना है, जितनी भी रेज लेनी है आपको वो लेनी है पैरा एक्सियल रेज। पैरा एक्सियल रेज क्या करती है, छोटा एंगल बनाती है, और छोटा एंगल बनाएगी तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा, कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1, और टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा, ठीक है। फिर एक बात और लेनी है इसमें, ऑब्जेक्ट जो लेना है वो लेना है पॉइंट साइज, कैसा ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है ना। तो अजम्पशन थोड़े ध्यान रखने हैं अपन को, ताकि क्या है अपने पास एक बार एग्जाम में अजम्पशंस भी पूछा हुआ है ना, कि व्हाट अजम्पशंस मेड ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। तो हमने क्या क्या अजम्पशंस लिए, अगर ये अजम्पशन नहीं लेंगे तो आंसर ये रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या ले रखा है, ऑब्जेक्ट तो क्या लेना है अपन को, ऑब्जेक्ट है अपना पॉइंट साइज, ठीक है ना, और अपर्चर कैसा लेना है अपन को, वेरी स्मॉल, शॉर्ट में ले लेता हूं मैं सब, अपर्चर लेना है छोटा, और रेस कैसी लेनी है अपन को, पैरा एक्सियल रेस। अब देखो हमने यहाँ पर एक, देखो ये कर्व ऐसा है ना, तो इस कर्व का सर्कल इधर ही बनेगा, बनेगा ना, तो इसका सेंटर कहाँ आएगा, इसी साइड कहीं ना कहीं। तो मान लेते हैं इसका सेंटर जो है वो कितना है हमारे पास, C, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया O, पॉइंट साइज। अब एक रे ट्रेवल करती हुई गई और सरफेस पे जाके इंसिडेंट हुई,
मान लेते जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है पॉइंट का नाम क्या है, एम। ये कौन सा पॉइंट है अपना, एम पॉइंट। अब लाइट को जाना है μ1 मीडियम से कहां पर, μ2, या n1 n2 भी ले सकते हैं, एक ही बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से भी शो कर सकते हैं, म्यू से भी शो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी ले लिया, ये μ1 है और ये कितना है हमारे पास, μ2। तो ये जो μ1 मीडियम है अपने भाई, ये तो है रेयर। μ2 मीडियम क्या है हमारा, व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। इसका मतलब लाइट को जाना तो सीधा है पर ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब नॉर्मल कहाँ है, नॉर्मल तो बनाया नहीं, तो सी से एम पॉइंट को मिला दो। तो सी से मिलाने वाली जो लाइन है वही नॉर्मल है हमेशा। तो मैंने कहा पी एम पे नॉर्मल ड्रॉ करो, तो मैंने एम को सी से मीट करा दिया, ये मेरा नॉर्मल हो गया। अब लाइट को जाना कैसा था, सीधा। तो सीधा जाने की जगह लाइट अब किधर बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ। तो ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई और यहां जाके क्या फॉर्म करेगी, ये इमेज। इमेज का नाम क्या दिया अपन ने, फिर आई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नाम दे दिया अपन ने यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर को नाम दे दिया अपन ने आर, और आई इमेज की जो डिस्टेंस है उसे क्या ले लिया अपन ने, वी। फिर नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में बनने वाला एंगल, ये वाला, इसे क्या बोलेंगे अपन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड लाइट में बनने वाला एंगल क्या नाम दे दिया अपन ने, आर। ठीक है। फिर ये मैंने तीन एंगल और अज्यूम कर लिए, अल्फा, इस वाले एंगल का नाम रख दिया अपन ने बीटा, और इस वाले एंगल का नाम रख दिया अपन ने गामा। तो मैंने ये तीन एंगल और अज्यूम कर लिए, अल्फा, बीटा और गामा। अजम्पशन ध्यान है अपन को, हमें याद रखना है साइन थीटा को थीटा लेंगे, टेन थीटा को भी थीटा लेंगे, कोस थीटा को 1 लेंगे। चलो आगे बढ़। पहले क्या कर रहे हैं अपन, आई और आर का रिलेशन निकालेंगे। तो थोड़ी ज्योमेट्री लगानी है अपन। तो ज्योमेट्री लगानी है तो देखो, पहले मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूं अपने पास, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी एम, दिख रहा है, ओ पी एम, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में मैं बोलूं टेन अल्फा, स्मॉल एंगल है तो किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के, हो गया ना। और टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, एम पी, बेस कितना आ रहा है, पी ओ, आ रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आप बीटा वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल सी पी एम, इसमें क्या लिख लेगा अपना, टेन बीटा। टेन बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा के इक्वल। और टेन बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, एम पी, बेस कितना आ रहा है, पी सी। इक्वेशन नंबर 2। टेन अल्फा आ गया, टेन बीटा आ गया। फिर इन, अब आई वाला ले लेंगे, आई पी एम, इन राइट एंगल ट्राइंगल आई पी एम, टेन गामा किसके इक्वल हो जाएगा, गामा के इक्वल। और यह आ जाएगा एम पी अपॉन पी आई। तो हमने पहले अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्यों कर ली, ताकि आई और आर निकालू। अब आई कैसे आ जाएगा, वापिस ये ट्राइंगल ले रहे हैं, देखो इन ट्राइंगल ओ एम सी, ओ एम सी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल में अल्फा और बीटा इन दोनों का सम आई के क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम फ्रंट एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है, इक्वल। तो अपन क्या लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में, अपन आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा तो है हमारे पास। तो आई की वैल्यू आ गई एम पी बाय अल्फा कितना है, पी ओ, प्लस एम पी बाय कितना आ जाएगा, पी सी। इक्वेशन नंबर 4। तो मैंने ये एंगल आई की वैल्यू आ गई, आई आ गया, आर निकालना है। तो आर किस ट्राइंगल में आ रहा है, सी आई एम, या जो भी लिख दो, ठीक है। तो इन ट्राइंगल सी आई एम, करना वही है, इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के क्या होगा, इक्वल। कौन है इंटीरियर एंगल, गामा, और एक्सटीरियर कौन है, बीटा। तो क्या जाएगा आपके पास, आर प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा। तो आर की वैल्यू आ गई बीटा माइनस
और बीटा तो गामा दोनों ही है हमारे पास, वैल्यू पुट कर दो। ये आ गया एम पी बाय पी सी माइनस एम पी बाय पी आई। कौन सी इक्वेशन आ गई ये 6। तो हमने आई और आर निकाल लिया ना, काम यही है ज्यादातर, आई और आर निकल गया। तो जहां पे भी रिफ्रैक्शन होगा ना, बस एक ही लॉ काम आना है जो हमने पढ़ लिया था, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। पर साइन कन्वेंशन यूज करना है। क्या आता है साइन कन्वेंशन? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या लेनी है? पॉजिटिव, ठीक है ना। तो उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, बिलो वाली डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक है ना। सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से, सेंटर से। तो यहाँ पे सेंटर पोल ही है भी, तो वहीं से मेजर करेंगे सारी की सारी डिस्टेंस। तो देखो पहले क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ यूज कर लेते हैं। कैसे करते हैं स्नेल्स लॉ यूज? क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ साइन हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का कितना है, और इस मीडियम में एंगल कितना बन रहा है? देखना जहां पे रिफ्रैक्शन होगा वहीं के एंगल देखने, मैंने उस दिन भी बोला था। तो रिफ्रैक्शन यहां तो हो रहा है ना एम पॉइंट पर, तो म्यू वन इंटू क्या लिखेंगे? साइन आई, इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा म्यू टू इंटू साइन आर। पर आई और आर तो कैसे हैं? छोटे। तो साइन आई को क्या लिख देंगे अपन? आई। और साइन आर को भी क्या लिख देंगे अपन? आर। तो आई और आर तो है हमारे पास 5 और 6 में, वैल्यू पुट कर दो। ये रिजल्ट आ जाएगा म्यू वन एम पी बाय पी ओ प्लस एम पी बाय पी सी इज इक्वल टू म्यू टू एम पी बाय पी सी माइनस एम पी बाय पी आई, ठीक है। एम पी सब में से कॉमन कैंसिल हो गया, म्यू वन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। म्यू वन बाय पी ओ प्लस म्यू वन बाय पी सी, ऐसे इसमें म्यू टू को कर दो, म्यू टू बाय पी सी माइनस म्यू टू बाय पी आई। देखो पी सी दो जगह आ रहा है ना, तो मैं इसको तो इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको इधर ले आ रहा हूँ। तो आ जाएगा म्यू वन बाय पी ओ प्लस म्यू टू बाय पी आई इज इक्वल टू म्यू टू बाय पी सी माइनस म्यू वन बाय पी सी। और इसको क्या लिख दिया अपन ने? म्यू टू कॉमन ले लो, तो म्यू वन बाय पी ओ, वैल्यू भी पुट कर देता हूं मैं ना। पी से ओ तक की डिस्टेंस, पी से ओ तक की डिस्टेंस कितनी है? प्लस माइनस, इंसिडेंट रे किधर है? इधर। और मेजर किधर कर रहे हैं? इस साइड। देख लो हमेशा कहां से मेजर करना है? पी से। तो पी से ओ की तरफ चलो, मतलब इधर चल रहे हैं, तो अपोजिट में तो जा रहे हैं, तो किसका साइन आएगा? माइनस। तो म्यू वन बाय माइनस यू प्लस म्यू टू बाय पी आई, तो पी आई कैसा आएगा? प्लस का v। और ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाय पी सी, पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, प्लस का आएगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला आ गया हमारा? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान रखते टाइम से ध्यान रखना, फॉर्मूला जब अप्लाई अप्लाई करेंगे ना, तो म्यू वन क्या है? जहां से लाइट आ रही है, म्यू वन क्या है? और म्यू टू क्या है अपने पास? जहां लाइट जा रही है ना। तो ऐसा होता है, देखो जहां से लाइट आ रही है डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस जहां से लाइट आ रही है, जा रही है सॉरी, डिवाइड बाय क्या जाएगा? इमेज डिस्टेंस। जो ऊपर लिखा होगा ना म्यू वन म्यू टू, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिख रहा है म्यू वन म्यू टू, चाहे तो इसको आगे पीछे कर लो, ज्यादा अच्छा है। तो माइनस वाली टर्म यहाँ हो जाएगी फिर हमेशा। और ये आ गया म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, फिर ज्यादा जाएगा। फिर जो ऊपर लिखा रहेगा ना, जैसे यहाँ लिख रहा है म्यू टू माइनस म्यू वन, तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे फिर म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? आर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना अपने पास, ये तो क्या है अपने पास? जहां लाइट जा रही है, और डिवाइड बाय क्या है अपने पास? इमेज डिस्टेंस म्यू वन, जहां से लाइट
आ रही है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर इनका डिफरेंस डिवाइड बाय r। तो ये जो फॉर्मूला है अपने पास, ये कौन सा फॉर्मूला है हमारा, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सर्फेस। तो ये हो जाएगा, तो ये डिराइव करने के लिए बहुत सी बार आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे लैंग्वेज में थोड़ा ऐसा बोल देंगे कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सेपरेटेड बाय द टू मीडियम्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ2 या n1 एंड n2, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, प्रूव दैट, अब प्रूव करने के लिए दे देंगे कि μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। इस तरह मैं पहले बोल रहा हूँ, म्यू की जगह एन भी बोल सकते हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है लॉजिक कि अपने पास कि म्यू ही लिखना है। अगर उन्होंने एन बोला है तो आपको एन से ही सॉल्व करना है, फिर कुछ नहीं करना, म्यू की जगह एन लिख दो बस, इतना सा। तो सिंपल सा है, तुम्हारे सबके मैथ है ही सही अपने पास, तो सारी ज्योमेट्री लगी और कुछ नहीं कराया, ऐसे मान लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपने पास इसी से रिलेटेड कि अगर अपन ऐसी दो सरफेस को ज्वाइन कर दें, तो ज्वाइन करते हैं तो फिर क्या होगा आपके पास, उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करो। तो अगर ऐसी दो सरफेसेस कोई सी भी हो और उनको हमने ज्वाइंट कर दिया, तो ज्वाइंट करके फिर जो डिवाइस बनेगा उसको बोलते हैं लेंस। क्या बोलेंगे इसको अपन, तो अपन को अब यही देखना है अपने पास, अगला जो टॉपिक है वह है लेंस मेकर फॉर्मूला। आगे एक लेंस फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, वो अलग है, यह है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस बनाना है मेरे को। फिर वो लेंस फॉर्मूला जो है, लेंस बनने के बाद वो किस पे वर्क करेगा, वो लेंस फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। अभी अपन पढ़ रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला का मतलब पढ़ क्या रहे हैं, बेसिकली रिफ्रैक्शन थ्रू टू कर्व्ड सरफेस। दो कर्व सरफेस जो है अपने पास, उससे रिफ्रैक्शन कैसे होगा, है ना। अपन को ये पढ़ना है कि अगर दो कर्व सरफेस है तो आप रिफ्रैक्शन कैसे शो करोगे। तो थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाऊंगा मैं इसका, पर वापस वही अजम्पशंस लेने अपन को। अपर्चर कैसा है, स्मॉल, जितनी भी रेज है वो सब पैराक्सियल। ऑब्जेक्ट कैसा लेना है अपन को, पॉइंट साइज, ठीक है। अब देखो अपर्चर स्मॉल है, तो मैंने इसको बनाया तो ऐसा मोटा सा है, पर ये मोटा होने की जगह कैसा है, बिल्कुल पतला। क्यों, क्योंकि अपर्चर कैसा है, बहुत छोटा। बहुत छोटा अपर्चर है अपने पास, और उनको पास पास रख दोगे तो उनके बीच में कोई गैप पता लगेगा क्या, नहीं। तो है बहुत कैसा ही है, पतला। पर हमें तो अभी शो करना है सारे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, इसलिए बनाना बड़ा ही है, ठीक है ना। अब हाँ, ये जो सरफेस है अपने पास, इसका नाम तो रख दिया अपन ने ए बी सी, और ये वाली जो सरफेस है इसमें लिख दिया अपन ने डी, मतलब ये हो गया ए डी सी। तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ए बी सी और ए डी सी, दोनों को हमने क्या कर दिया, अभी ज्वाइंट कर दिया, पास पास कर दिया। और ये जो आउटर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, अंदर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2, और ये वापस कितना हो गया, तो लेना वही है कि म्यू2 ग्रेटर देन है किससे, म्यू1। हो गया यहाँ तक अपने पास। अब रिफ्रैक्शन जो है कर्व्ड सरफेस से, उसमें क्या करेंगे, हमने ये एक ऑब्जेक्ट लिया ओ, पॉइंट साइज। अब सबसे पहले कहां जाके इंसिडेंट होगा, फर्स्ट सरफेस पे। फर्स्ट सरफेस कौन सी है, एबीसी। तो ये लाइट एबीसी पे जाके इंसिडेंट हुई। जैसे लाइट एबीसी पर इंसिडेंट होगी, लाइट का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। अब जैसे ही रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट म्यू1 से कहां जा रही है, म्यू2, मतलब रेयर से कहां जा रही है। तो व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, किधर बेंड होगी, तो नॉर्मल ड्रॉ करो। तो एबीसी का नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले एबीसी का सेंटर निकालो, किधर होगा, लेफ्ट के राइट। एबीसी का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, राइट। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, इसका नाम क्या रखा अपन ने, C1। और C1 से इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर दिया अपन ने, नॉर्मल।
तो ये ब्लू वाली लाइन क्या होगी हमारी, नॉर्मल। अब जैसे ही लाइट यहां से सीधी गई अपने पास, ठीक है ना, मतलब जहाँ पे सीधा जाना था, पर किधर बेंड हो जाएगी ये, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो हमने इसको नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया, मैंने बेंड। अब अगर ये सरफेस नहीं होती जैसे इसमें बनाया था, ये सरफेस नहीं होती तो ये लाइट बिल्कुल कैसे जाती, और यहाँ पे क्या फॉर्म करती, इमेज। ऐसे इसमें भी यही होगा, अगर एडीसी सरफेस नहीं होती तो ये लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाती, मैंने इसको आगे डेट डैश कर दिया, और यहाँ पे जाके क्या फॉर्म करती है, एक इमेज। इस इमेज का नाम मैंने क्या रख दिया, आई डैश। तो बहुत सिंपल सी बात है जो मैं लिखने जा रहा हूं अपने पास, ओ तो है अपना रियल ऑब्जेक्ट ऑफ ए बी सी, और आई डैश जो है वो है वर्चुअल इमेज ऑफ ए बी सी। आई बात समझे भाई? अभी पहले पीछे वाली सरफेस को भूल जाओ, अगर पीछे वाली सरफेस भूल जाते हैं तो डायग्राम ऐसे ही तो बना हुआ है। तो ये ओ कौन था, उसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट कौन है बेबी, ओ। पर अगर ये वाली सरफेस नहीं होती तो ये यहाँ पर इमेज फॉर्म करता, असली में तो नहीं कर रहा ना, हमने तभी तो डेट डेट से बना दिया इसको, मतलब करता इमेज यहाँ पे फॉर्म, इसलिए इस इमेज को क्या बोल दिया अपन ने, वर्चुअल इमेज। हो गया यहाँ तक का वर्क। अब आगे देखो, पर हमने तो कहा कि जब लाइट यहां पर पहुंची है ना, तो ये सरफेस नहीं थी, पर एक्चुअल में तो है। अगर एक्चुअल में है तो वापस रिफ्रैक्शन होगा। अब लाइट किधर से किधर जाएगी, ये लाइट ए बी सी जो आया था उससे रिफ्रैक्ट होके कहां पहुंची, एडीसी पर। जैसे एडीसी पर पहुंची फिर लाइट म्यू2 से कहां जाएगी, और जब लाइट म्यू2 से म्यू1 में जाएगी मतलब डेंसर टू रेयरर, किधर बेंड होगी, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल बनाओ पहले, तो नॉर्मल वापस ड्रॉ कर देते हैं अपन। तो ये वापस ब्लू से बना रहा हूं मैं नॉर्मल। तो इसका नॉर्मल ड्रॉ करना है तो इसका सेंटर होगा कहीं ना कहीं यहां पर। मैंने क्या ज्यूम कर लिया, इसका सेंटर C2। C2 के लिए अपन ने यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये ब्लू वाली लाइन वापस नॉर्मल है। अब नॉर्मल जो है उससे लाइट बेंड होगी किधर, अवे। तो उसका मतलब ये लाइट तो सीधी जाना चाह रही थी, पर इससे और दूर बेंड हो जाएगी। तो और दूर बेंड होने का मतलब लाइट इधर बेंड हो गई। तो यहां पर क्या कर रही होगी वो, फाइनल इमेज फॉर्म कर रही है, जिसका नाम क्या रख दिया हमने, आई। तो इस तरह से रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ, 2 बार। तो 2 बार रिफ्रैक्ट होकर लाइट ने जो फाइनल इमेज फॉर्म करी वो कहां पे करी, हाँ तो आई पे, कहां पे फॉर्म कर रही है। अब ध्यान सुनो, इसका मतलब क्या है कि जो ये एडीसी सरफेस है, इस एडीसी सरफेस के लिए आई डैश तो काम कर रहा है वर्चुअल, हाँ, ऑब्जेक्ट ऑफ, किसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये अपने पास, ए डी सी का। ध्यान सुनना, वहां लिखा है अलग चीज, वहां लिखा है वर्चुअल इमेज ऑफ एबीसी। ये जो आई डैश है वो एबीसी का तो इमेज है, पर एडीसी के लिए कौन है वो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और आई जो है वो है रियल इमेज ऑफ एडीसी। ये पॉइंट अपन को ध्यान रखने इस टॉपिक में कि भैया ऑब्जेक्ट कौन है, इमेज कौन है ना। हो गया यहाँ तक का पार्ट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी डायग्राम को 2 अलग-अलग डायग्राम में कन्वर्ट करता हूं। ये वाली सरफेस अलग और ये वाली सरफेस अलग। इस वाली सरफेस के लिए ए बी सी के लिए ये तो म्यू1 मीडियम है और ये म्यू2। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट ट्रेवल करती हुई गई, ठीक है ना, लाइट ट्रेवल करती हुई जा रही है अपने पास, और कहां पे जाके इमेज फॉर्म करती, तो यहाँ पे अपन ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसका C1 हो गया, और ये यहाँ पर इमेज फॉर्म करती, तो इसको क्या नाम रख दिया अपन ने, आई डैश। ये जो डिस्टेंसेस हैं वापिस इसको ले लिया हमने U, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अज्यूम कर ली R1, और आई डैश की डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया, V डैश। ठीक है ना। फिर सेकेंड वाली जो सरफेस है, सेकेंड वाली में ऐसा लग रहा है लाइट यूं आ रही है उस पर,
मतलब ऐसा लाइट ट्रेवल करती हुई आ रही है और यहाँ पर क्या फॉर्म कर रही थी वो आई डैश, और बैंड होके इधर बन गई, इसका नाम क्या रखा अपन ने आई, और ये था इसका सेंटर C2, और ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया इसका नॉर्मल। ऐसा कुछ हो रहा है, देख लो इसको, अगर भूल जाओ तो ऐसा ही कुछ है पूरा। ये उसका नॉर्मल हो गया, ये वाली सरफेस में लाइट इधर से आती हुई आ रही है, डेड डैश करके आगे जा रही है, फिर बैंड होके आई टर्न आ रही है। इन डिस्टेंसेस का नाम रख दिया अपन ने R2, आई की डिस्टेंस को हमने बोल दिया V, और आई डैश की डिस्टेंस तो पहले से क्या है V डैश। तो ये सारी डिस्टेंसेस के लिए अपने, तो पूरे डायग्राम को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो। क्यों कर दिया, ताकि हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला वो अप्लाई कर दें, और अप्लाई करने के बाद क्या आ जाए हमारा रिजल्ट। ठीक है ना। अब देखो, वैसे तो क्या है अपने पास, पहले तो बुक वगैरह में पूरा सोल्व करा रहता, इसी डेरिवेशन को इसके अकॉर्डिंग सोल्व करो, उस डेरिवेशन को सोल्व करो, तो फिर बहुत बड़ा हो गया। ठीक है ना। अब डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दी इक्वेशन, तो डायरेक्ट लिखने के लिए ही मैंने ये लिखाया है आपको। ठीक है ना, डायरेक्ट लिखना है अगर, इसी के लिए हमने क्या लिखा है, ये तरीका लिखा है अपन को, जिसको ध्यान रखना है अपन को। ये तो हम डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लिख सकते। पहली बात ना, ये इक्वेशन यूज जब करेंगे अपने पास, वो तो उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कि आफ्टर रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, तो वो तो डिराइव करके देखो, तो ये एक बार डिराइव किया, फिर दूसरी बार डिराइव करोगे तो कितना बड़ा हो गया, फिर उसको भी तो सोल्व करना है आगे, तो 3 पेज का डेरिवेशन रहता था पहले वो। ठीक है ना, पर पहले से सोल्व था वो, पर उन्होंने क्या करा, काट छाट कर दिया, बहुत साल पहले ही कर दी, लगभग आज से 10-11 साल पहले ही कर दी उन्होंने ये सब। तो अब क्या कर दिया अपने पास कि भाई इनकी डायरेक्ट इक्वेशन लिख लो। अब डायरेक्ट इक्वेशन कैसे लिखनी है, इसलिए मैंने ये दिखाया है आपके पास, इसका यूज करके हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख लेंगे इसके। बस ये जो पॉइंट है इनको ध्यान रखना। क्या लिख देता हूँ इसको ना, तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एबीसी सरफेस के लिए, यूजिंग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर, कौन सा सरफेस है, एबीसी। है ना, यहाँ पे भी लिख लो एक बार, इधर वाला मीडियम होगा μ2, और बाहर वापस लाइट जा रही है, तो कौन सा मीडियम है, μ1। तो देखो लिखते कैसे अपन, μ2/v, μ2 क्या है, जहां लाइट जा रही है, तो पहले कहां लाइट जा रही है, μ2 में, और इमेज कौन है, v डैश। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे फिर अपन, μ2/v डैश, साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना। ठीक है ना, इसका मतलब ऐसा मान लो हमने डेरिवेशन में कर लिया साइन कन्वेंशन, पर डेरिवेशन थोड़ी कर रहे हैं, अपन को डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है ना, तो ऐसा मान लो हमने डेरिवेशन में वो साइन कन्वेंशन यूज कर लिया, है ना, ये मान के करना है। तो क्या लिखा अपन ने, μ2/v डैश, जहां से लाइट, मतलब जहां लाइट जा रही है डिवाइड बाय इमेज डिस्टेंस, ठीक है, माइनस जहां से लाइट आ रही है डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लाइट कहां से आ रही है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, u, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, μ1/u इज इक्वल टू, ऊपर जो लिख रहे हैं उनका डिफरेंस, मतलब μ2 माइनस μ1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फर्स्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, r1। लिख लिया हमने आसानी से। अगले वाले में यूज करें, यूजिंग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर, कौन सी सरफेस है अब, एडीसी। चलो, अब एडीसी में लाइट कहां जा रही है, हाँ, तो μ1, और इमेज कौन है अब, आई मतलब v, तो क्या लिखेंगे फिर अपन अब, μ1/v, हाँ सही तो लिखा है, μ1 जहां लाइट जा रही है, वही तो है ना, जहां लाइट जा रही है कौन है, μ1, तो μ1/v, और कहां से लाइट आ रही है, और इमेज कौन है, सॉरी ऑब्जेक्ट कौन है, आई डैश मतलब v डैश। तो क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे अपन, μ2/v डैश इक्वल टू इनका डिफरेंस, तो कितना आएगा, μ1 माइनस μ2 बाय रेडियस, रेडियस कितनी है इसकी, r2। फिर मैं थोड़ा इसको ऐसे अरेंज कर देता हूं, μ1/v माइनस μ2/v डैश इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लूं अगर, तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1/r2।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। कुछ नहीं करा, माइनस कॉमन लिया इसमें, बस हो गया काम अपना। ये लिखना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे भी स्टार लगा रहा हूं। इसने ये लिख दिया, इसका मतलब आगे तो कुछ नहीं करना, डेरिवेशन खत्म है। हो गया ये। अब क्या करेंगे, एक्चुअल में तो हमने दोनों क्या इक्वेशन अलग अलग लिखी, पर दोनों सरफेस कैसे हैं, कंबाइंड, तो दोनों को कंबाइंड कर दो। तो अगर दोनों को कंबाइंड करेंगे मतलब इक्वेशन 1+2। अब ध्यान से देखो, 1+2 करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है μ2 बाय पॉजिटिव में, यहाँ पे आ रहा है μ2 बाय v डैश, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। कैंसिल हो गया तो क्या क्या टर्म बची, μ1 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल टू, ध्यान देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो लिख दिया अपन ने μ2 माइनस μ1 तो कॉमन आ गया ब्रैकेट में, ये तो पॉजिटिव का ही रहेगा 1/r1 और ये हो जाएगा माइनस का 1/r2। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, μ1 को यहाँ डिवाइड में भी लिख देता हूं, तो ये बचेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय μ1 इंटू r1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, μ2 इसको शिफ्ट कर दो, μ2 बाय μ1 क्या होता है, n2 बाय n1 क्या होता है, n21, तो लिखना सीखा था ना, इसको μ21 लिख देंगे। तो 1/v माइनस 1/u, फॉर्मूला हो गया अपने पास μ21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/, वैसे रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया, पर अपन क्या जानते हैं कि व्हेन u इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है, इनफाइनाइट पर, तो उसकी इमेज v कहां बनेगा, इसको क्या बोलेंगे अपन, फोकस। तो इसकी जगह तो इनफाइनाइट लिख दो, 1/इनफाइनाइट 0, तो 1/f फाइनल रिजल्ट, यह आ जाएगा μ21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये फाइनल रिजल्ट आ गया। इस फॉर्मूले को अपन क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या है ना, μ2 तो किसका है, लेंस का, μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ध्यान रखना ना कि μ2 तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और μ1 है अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, उसके आसपास क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर सराउंडिंग एयर होगा क्या होगा, तो यही फॉर्मूला अपन ऐसा लिख सकते हैं 1/f एयर इक्वल टू μ21, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिख देंगे डायरेक्ट μ माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r, और ये तब लिखेंगे